हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आप देख रहे हैं एमपी डीएलएड की परीक्षा में पूछे जाने वाला डीएलएड ग्रामर की सीरीज का क्लास 2। जी हाँ, इसके पहले ऑलरेडी डीएलएड में जो ग्रामर सेक्शन आता है उसमें का पहला ही क्लास लेक्चर हम ले चुके हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है, दूसरी नंबर की, जिसमें हम प्रोफेशनल इंग्लिश विषय में जो भी ग्रामर पूछता है, जो भी ग्रामर के टॉपिक्स क्वेश्चंस आते हैं, जो इकाई होती है, उसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। तो आप ये पूरा का पूरा कोर्स, पूरा का पूरा सिलेबस, सब कुछ आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें और वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यूज, सब कुछ, एमसीक्यूज, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। कोर्स जरूर परचेस करें। ध्यान रखेंगे 30% का ऑफ चल रहा है, वो भी सीमित समय के लिए। तो आगे बढ़े और बात करें हमारे इस डीएलएड के सेकंड लेक्चर के ग्रामर के टॉपिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहली बात, आज का जो ये इंपॉर्टेंट सवाल है वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। यहां पर आपको कंजंक्शन पूछता है। अब ये बचपन में जब ग्रामर पढ़ते थे हम, इंग्लिश ग्रामर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो हिंदी मीडियम से होंगे या हिंदी मीडियम से होंगे फिर भी, या इंग्लिश मीडियम से होंगे फिर भी, उन्हें बचपन में कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन ये सब होता था, पर उतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया नहीं गया, और पढ़ाया भी गया तो हमें उतना ध्यान नहीं है, बहुत समय हो चुका है। तो अब हम उसे फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो सवाल है कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शन किस टॉपिक को बोलते हैं ग्रामर में। देखिए, कंजंक्शन का मतलब आप देखोगे यहां पर है शब्द जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, याद रखिएगा। जंक्शन का मतलब ही होता है क्या, जोड़ना। तो ऐसे शब्द जो दो सेंटेंस को या फिर दो शब्दों को या फिर एक वाक्य के दो भागों को जोड़ते हो, उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। अब कंजंक्शन के भी प्रकार होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि कंजंक्शन है क्या एक्चुअल में। तो आप ये ध्यान रखेंगे, डिफिनेशन कैसी हो जाएगी, द वर्ड्स विच जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंस आर नोन एज कंजंक्शन। ऐसी कोई भी शब्द जो दो सेंटेंसेस को, दो वाक्यों को या फिर दो वाक्यांशों को या फिर दो शब्दों को जोड़ता हो, उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। वो जंक्शन है भाई, जोड़ता है, जोड़ने का उसका काम है। कंजंक्शन तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। तीनों क्या क्या होते हैं, क्या टाइप होते हैं, बोलते हैं। एक बात और याद रखना, हो सकता है आपको परीक्षा में एमसीक्यू पूछ दे कि कंजंक्शन आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। एमसीक्यू में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में आ सकता है ऐसा, ठीक है। तो कंजंक्शन आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। 4 ऑप्शन देंगे, 8 टाइप्स, 4 टाइप्स, 3 टाइप्स, नन ऑफ दिस। तो भाई सही उत्तर 3 टाइप्स। ऐसे भी आता है सवाल, याद रखिएगा, और आपको उत्तर भी ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक। तो अब कंजंक्शन क्या समझ में आ गया, 3 इसके टाइप होते हैं, है ना, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, अभी थोड़ी देर में क्लियर कर देता हूं। इतना तो समझ गया, टाइप क्या होते हैं, कंजंक्शन क्या होते हैं, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, बात करें। सबसे पहले हमारे सामने है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है क्या, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई भी, है ना, ऐसा कोई भी कंजंक्शन या ऐसा कोई भी वर्ड जो किसको जोड़ेगा, या तो शब्दों को जोड़े, या तो फ्रेज, फ्रेज मतलब वाक्य के अंश को, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को। इसके प्रीवियस क्लास में हमने क्लॉज के बारे में बात की थी, वो भी पढ़ा था। अभी अगर आपने मिस किया, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्लॉज का मतलब आपको समझेगा नहीं, इसलिए आप वो लेक्चर जाकर भी देख लेना, क्लास 1 भी, ठीक है। तो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉज, क्लॉज का मतलब ही होता है एक वाक्य का भाग, ठीक है, ध्यान रखना। तो शब्द को जोड़ना, वाक्य को जोड़ना, वाक्य के दो भाग को जोड़ना या दो से ज्यादा भाग को जोड़ना, इसको जो बोलते हैं वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि किन शब्दों से, उदाहरण के तौर पर जैसे कि अदरवाइज, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेहनत करके पढ़ो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो अदरवाइज ने नहीं तो तुम फेल हो जाओगे और मेहनत करके पढ़ो, इन दो शब्दों को जोड़ा, तो अदरवाइज क्या है हमारे लिए, वो हमारे लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फिर नॉर, और, फॉर, लीस्ट, एल्स, एंड, ये सारे क्या हैं, ये सब के सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन से कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है, ठीक। जैसे ही इज ओल्ड बट एक्टिव। अब ये एक भाग है सेंटेंस का और ये दूसरा भाग है, तो ये पहले भाग और दूसरे भाग को जोड़ने का काम किसने किया, बट ने किया, इसलिए हमारे लिए बट क्या है यहां पर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आगे आ जाएंगे, अब यहां भी देख लो, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, इसमें भी आप देखो भाई एंड ने जोड़ के रखा हुआ है, ठीक। तो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, वाक्य के दो भागों को जोड़ने का जो काम करता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन
कहलाता है। क्लियर है? अब आते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे, दूसरा टाइप। अब ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? तो भाई ऐसा कंजंक्शन या फिर ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी वर्ड जो क्या करेगा भाई, क्लॉज को जोड़ेगा। यानी कि सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें आधा भाग और आधा भाग पूरा अलग अलग होगा और दूसरा भाग पहले वाले भाग पे निर्भर करेगा। जैसे वह तेजी से जा रहा था इसलिए गिर गया, ठीक है। ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, अब ध्यान से सुन लो, ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो। ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, भाई वो तेजी से जा रहा था, वो तेज चला रहा था। दैट्स वाई ही फेल, है ना, इसलिए वो गिर गया। अब देखो, अब क्या होगा, इसलिए वह गिर गया। अरे क्यों गिर गया भाई, कैसे पता चला? जब पहले वाला सेंटेंस पढ़ेंगे तो ऐसे सेंटेंस जिसमें पूरा अर्थ जानने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है ना, इसको क्लॉज बोलते हैं। इसको कौन सा क्लॉज बोलते हैं? इसको भाई सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। इसलिए कंजंक्शन का भी नाम क्या है? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, याद रखिएगा। तो ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को यानी आधे अधूरे सेंटेंस को पहले वाले सेंटेंस से जोड़ने का काम करता हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है? चलो तो आगे बढ़े। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, इन दोनों को जोड़ने वाले को बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसमें कौन कौन शब्द होते हैं? बिकॉज, एज, सिंस, देन, दो, दैट, है ना, ये सारे जो आपको शब्द दिख रहे हैं ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। अब यहां पे सवाल दिया है ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब सेंटेंस देखो, वो एग्जाम में फेल हो गया, क्यों फेल हो गया पता नहीं चल रहा। अब उसको कैसे पता चलेगा? बिकॉज से जोड़ के लिख दिया, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कड़ी मेहनत नहीं की, तो क्या हुआ? क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गया। तो ये दो सेंटेंस यानी ही डिड नॉट वर्क हार्ड, इसका पूरा अर्थ समझने के लिए आपको ये वाला सेंटेंस ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ये भी जानना पड़ेगा। तो मेन सेंटेंस को छोटे मेन सेंटेंस से या कम मेन सेंटेंस से जोड़ने का काम किसने किया? इस बिकॉज शब्द ने। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और ग्रामर की भाषा में कहूं तो प्रिंसिपल क्लॉज जो मेन क्लॉज है, जैसे कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, इसलिए वो फेल हो गया। तो ये मेन काम जो होता है वो मेन प्रिंसिपल होता है, जिसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। और उससे जुड़ा हुआ जो रहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है, ठीक। अब आते हैं तीसरा, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन एक साथ आता है, एक साथ मतलब दो चीजें रहेंगी, अकेला नहीं रहेगा, कोरिलेट कर पाएंगे। तो ऐसा कोई भी कंजंक्शन या ऐसा कोई भी शब्द, कंजंक्शन आर दोज विच आर यूज्ड इन पेयर्स, जो जोड़ियों में रहते हैं। मैंने पहले बताया दो आएंगे एक साथ, अलग अलग नहीं रहेंगे। तो जो भी कंजंक्शन या जो भी शब्द एक साथ आके, मतलब एक से ज्यादा शब्द की जरूरत पड़े जोड़ने के लिए, जैसे अब यहां पर देखो बट ऑल्सो, है ना, दैट्स वाई, या फिर आइदर और, नाइदर नॉर, एज, वेदर और, सो रेदर देन, दैट्स वाई। तो ऐसे कोई भी ऐसे दो शब्द जो मिलाकर, दो शब्द मिलकर दूसरे को जोड़ते हो। वैसे जोड़ने के लिए एक शब्द काफी होता है, पर अगर एक शब्द से जुड़ा रहेगा तो वो या तो हमारा पहले वाला सबसे पहले क्लॉज रहेगा, मतलब वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, है ना। नहीं तो अगर दो जोड़ेंगे तो हमारे लिए कोरिलेटिव क्लॉज होगा। बहुत आसान है। ही इज बोथ काइंड एंड ऑनेस्ट, he is both kind and honest, kind and honest। अब यहां देखो, hardly had he left the house when it began to rain, when it began to rain, when it, यानी दो शब्दों से जब जोड़ा जाएगा किसी को, यानी जब एक साथ दो कंजंक्शन इस्तेमाल होंगे तो हम उसे कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है इंटरजंक्शन। जैसे कंजंक्शन टॉपिक था वैसे ही है इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन कुछ नहीं है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक पढ़ा है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लामेटरी सिंबल जिसको बोलते हैं। यानी जब किसी चीज को देखकर बहुत विस्मय हो, हैरानी हो, अलग सी भावना आए, और उस भावना को दर्शाने के लिए आप अलग शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे कि आपने कुछ अच्छा देख लिया तो क्या बोलोगे? वाओ, है ना। कुछ बुरा देख लिया तो छी, मतलब ये तो हिंदी में हो गया। तो जब कभी जीत जाते हैं तो हुर्रे, यस, ब्रावो, जीत गया ना। किसी की शाबाशी देनी, किसी को बोलना तो ब्रावो, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो जब कभी एक फीलिंग को दर्शाने के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल होगा तब उसे इंटरजंक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? इंटरजंक्शन। अब ये इंटरजंक्शन यानी आपके द्वारा बोले गए शब्द और आप किस भाव से उसको बोल रहे हो, उन दोनों को जोड़ने वाला, यानी आपके शब्दों को आपके भाव से जोड़ने वाला जो वर्ड होता है उसे इंटरजंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब उसकी बात करेंगे। तो इंटरजंक्शन भाई क्या होता है? एन इंटरजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड मियरली टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, है ना। हमारे दिमाग में, हमारे मन में अचानक से अगर कोई
फीलिंग इमोशन आ जाते हैं तो उसको दर्शाने के लिए, जैसे कि आउच, चोट लग गई, जैसे हमको चोट लगती है तो आउच बोलते हैं। तो ये आउच शब्द ने बताया कि भाई कुछ दर्द वाला काम हुआ है ना, इसलिए आउच बोल रहे हैं। तो ये जो शब्द है ये क्या हो गया, इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन की खासियत होती है इस शब्द के साथ हमेशा ये सिंबल लगाते हैं, इसको एक्सक्लामेटरी सिंबल या फिर इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह हिंदी में कहते हैं। हिंदी में विस्मयादि बोधक, विस्मय होता है, हैरानी होती है ना, इसलिए उसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको एक्सक्लामेटरी सिंबल बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सिंबल कहते हैं, हिंदी में इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। क्लियर है? तो ये एक्सक्लामेटरी सिंबल है। जैसे कि आप देखो, लुक एट द फॉलोइंग, यहां सेंटेंस को देखो, हुर्रे वी हैव वोन द मैच, अलस द ओल्ड मैन इज रूड। जब दुख होता है तो एलस बोलते हैं, जब दर्द होता है तो आउच बोलते हैं। जैसे कि मेरे पैर पे कांटा लग गया, चोट लग गई, खून निकल रहा, तो मैं दुख नहीं होगा, मुझे क्या होगा, दर्द होगा, तो मैं उसे आउच बोलूंगा। पर मेरा मान लो मेरा पर्स घूम गया, मान लो मेरा कोई सामान गुम हो गया, अब इसमें खून तो नहीं निकल रहा, दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन बुरा तो लगेगा ना मन में, तो अंदर से बुरा लगेगा। तो बुरा लगने के समय में दुख होने पर एलस यूज करते हैं, दर्द होने पे आउच इस्तेमाल करते हैं, जीत जाने पर हुर्रा इस्तेमाल करते हैं, किसी की तारीफ करने के लिए ब्रावो इस्तेमाल करते हैं, BRAVO, ब्रावो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कई कंडीशंस में कई प्रकार के शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह से, है ना, एक्सक्लामेटरी सिंबल से, एक्सक्लामेटरी सिंबल से इसको दर्शाते हैं। क्लियर? अब ये समझ में आ गया इंटरजेक्शन क्या है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि जिसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई, एडवर्ब को? हिंदी में एडवर्ब को कहा जाता है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया तो आप समझते होंगे, वर्ब जिसे कहते हैं। ठीक, तो भाई अगर वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, यानी कि क्रिया की कोई शब्द खासियत बता रहा है, तो उस शब्द को हम क्रिया विशेषण या फिर एडवर्ब बोलते हैं। जैसे अब देखो, श्याम कम्स स्लोली, श्याम धीरे आता है, तो ये आने की क्वालिटी बता रहा है ना, कम मतलब आना, ये हमारी क्रिया हो गई। और ये आ तो रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, धीरे आ रहा है, स्लोली। ये जो क्रिया है कैसी हो रही है, स्लोली हो रही है। तो ये जो स्लोली शब्द है किसकी क्वालिटी है, ये आने की क्वालिटी है, आने की विशेषता बता रहा है। आ तो रहा है भाई, आने का काम सब करते हैं, बहुत सारे लोग आए होंगे, पर शाम स्लोली आया, शाम धीरे आया। तो ये जो धीरे शब्द है, जो स्लोली शब्द है, ये आने की यानी कि क्रिया की खासियत बता रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे क्रिया विशेषण। तो ये जो हमारा स्लोली शब्द है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्रिया विशेषण है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ब को मॉडिफाई कर देता है, यानी वर्ब को कुछ अलग कर देता है, वर्ब में कुछ ऐड कर देता है, इसलिए इसका नाम ही है एडवर्ब। कुछ खास बना देता है वर्ब को। जैसे कम मतलब आना, ठीक है, आना तो भाई सभी आ जाते हैं, लेकिन जल्दी आना, देर से आना, ये क्या है, लेट आना, ये क्या है भाई, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, क्रिया को कुछ खास बना रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एडवर्ब। जैसे चिराग रीड्स इन ए वेरी लाउड वॉइस, रीड मतलब पढ़ना, पढ़ना क्या है, वर्ब, लेकिन ये वर्ब पढ़ता तो है, लेकिन कैसा, वेरी लाउड, वेरी लाउड, वेरी लाउड। तो ये जो लाउड शब्द है, ये रीड, यानी पढ़ते तो बहुत लोग हैं, पर ये लाउड पढ़ रहा है, तो इसके पढ़ने की क्वालिटी बताया। तो ये जो लाउड शब्द होगा क्या होगा, ये क्रिया विशेषण होगा। ठीक, यानी कि एडवर्ब होगा, उसे एडवर्ब कहा जाएगा। द लास्ट बैट्समैन प्लेड एक्सट्रीमली वेल, प्ले तो किया उसने, खेला तो सारे बैट्समैन खेलेंगे, पर इसने वेल खेला, है ना। तो ये जो वेल शब्द है, ये हमारे लिए क्या है, खेलने की क्वालिटी बता रहा, खेलने में कुछ ऐड कर रहा, इसलिए वेल शब्द हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई भी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता हो, क्रिया के बारे में उसकी खासियत बताता हो, तो भाई इसको हम क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब बोल देंगे। वर्ब मतलब क्रिया, ठीक, जो एक्शन जो काम होता है उसे क्रिया बोलते हैं, उसे वर्ब बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो गया भाई आपका एडवर्ब। अब जो वर्ब होते हैं, यानी कि जो क्रिया होती है, जो काम, जो एक्शंस होते हैं, भाई उसके अलग अलग टाइप्स है। तो हम यहां बात करेंगे वर्ब के जो टाइप है, यहां पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब यहां पे दो है। जैसे अब आप देखो, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये वर्ब का टाइप्स है। जैसे आपको पूछा वर्ब क्या है, कोई भी एक्शन को वर्ब बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे। ठीक, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई वर्ब में एक प्रकार है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्रिया या इंट्रांजिटिव क्रिया होती क्या है, देखो, कोई भी जो काम करता है ना, काम करना, क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला क्या होता है, जो क्रिया करता है, क्रिया करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्रिया करने वाला हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ध्यान रख लो। ठीक है, जो भी एक्शन करता है, जो भी वर्ब करता है, ठीक है, जिसे हम डूअर भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डूअर भी बोलते हैं, काम करने वाला, वो हमारे लिए सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, वो हमारे लिए सब्जेक्ट रहेगा। अब जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा, ठीक है, लिखने वाला कौन, मैं, और क्रिया कौन सी हुई, लिखने की, लेकिन लिखने से मेरे हाथ पे तो असर नहीं पड़ा, लिखने से इस बोर्ड पे असर पड़ा, जबकि इस बोर्ड का कोई लेना देना भी नहीं था मेरे से। तो
डूअर का यानी कि काम करने वाले की हरकत का असर जिस चीज पर होता है, ठीक है, उसकी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा कोई भी उसको भाई देखो, सबसे पहली बात कि अगर मेरे किसी हरकत का मेरे द्वारा किए गए किसी काम का असर किसी वस्तु पर होगा तो उसको बोलेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि मेरे द्वारा की गई काम ट्रांसफर हो रहा है क्रिया पर। मैंने यहां पर देखो, राम लाफ्स, राम हंसा, अब उसके हंसने से एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। राम लाफ्स एंड ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, एंड राम लाव्स सो श्याम वॉज फ्रस्ट्रेटेड। राम हंसा इसलिए श्याम फ्रस्ट्रेट हो गया, तो मेरे हंसने की वजह से, राम के हंसने की वजह से श्याम फ्रस्ट्रेट हो गया, तो राम के हंसने का असर श्याम पर दिखाई दे रहा है। यानी अगर किसी क्रिया का असर किसी दूसरे पर दिखाई देगा तो उस क्रिया को, उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, और असर नहीं दिखाई देगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्लियर है? अब आपको समझ में आ रहा होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच का अंतर, ठीक है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, आई टीच, मैंने पढ़ाया, पढ़ाना एक क्रिया हो गई, पर मैंने पढ़ाया लेकिन इसका असर कहां दिख रहा? कहीं कुछ बोला मैंने सेंटेंस में? कहीं नहीं बोला। अब मैं कहूं जैसे आई टॉट, मैंने पढ़ाया, ठीक है, सेंटेंस खत्म। पढ़ाना भी वर्ब है। तो अब दूसरा सेंटेंस देखो, आई टॉट सो दे पास्ड, सो दे पास्ड, ठीक। अब दोनों सेंटेंस देखो, या दोनों में पहले क्रिया देखते हैं। आई टॉट, दोनों में क्रिया सेम है। ये अपना क्या है? वर्ब है। टॉट जो हमारा क्या है? वर्ब है। टॉट हमारा क्या है? वर्ब है भाई। टॉट हमारा क्या है? वर्ब है। टॉट हमारा वर्ब है। यहां भी टॉट क्या है? हमारा वर्ब है, ठीक। तो यहां पर जो टॉट यानी कि जो पढ़ाया गया, यहां पे जो टीच किया गया है ना, यहां पे जो पढ़ाया गया, इसका असर कहीं बताने के लिए कुछ है क्या? देखो, कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। पर इस सेंटेंस में देखो, आई टॉट सो दे पास्ड, मैंने पढ़ाया इसलिए वो पास हो गए, यानी मेरे पढ़ाने का असर हुआ कि वो पास हो गए। तो मेरे क्रिया का यहां पर असर दिखाई दे रहा। तो जब मेरी क्रिया का असर दूसरों पर दिखाई देगा तब उसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो यहां पर ये जो टॉट है ये वर्ब है, यहां पर भी टॉट वर्ब है, पर यहां इस वर्ब का कोई असर नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसका कोई असर ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई असर ही नहीं है, इसलिए इंट्रांजिटिव होगा। लेकिन इस वर्ब का, इस टॉट का असर दिख रहा, क्योंकि ये पास हो गए मेरे पढ़ाने से, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको समझ में आया होगा कि अगर क्रिया का, वर्ब का असर दिखाई देगा ऑब्जेक्ट पर तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, और असर नहीं दिखाई देगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत आसान है, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है इसीलिए वो दूर पहुंच जाती है। अब उसमें इसलिए दूर पहुंच जाती है तो वो उसमें क्या होगा? असर दिखाई दे रहा है उड़ने का, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब। यहां असर ही नहीं दिखाई दे रहा। बर्ड्स फ्लाई, राम लाफ्स, बेबी स्लीप, बच्चा सोता है इसलिए मां चैन से काम कर पाती है। तो यहां पर अगर बच्चा सोता है, ठीक है, इंट्रांजिटिव, क्योंकि बच्चे के सोने से कुछ असर ही नहीं दिखाई दे रहा। बच्चा सोता है इसलिए मां चैन से काम कर पाती है, तो यहां पर असर दिखाई दे रहा, इसलिए अब उसको क्या बोल देंगे अपन? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? तो काम का, वर्ब का असर दिखाई देगा तो ट्रांजिटिव, असर नहीं दिखाई देगा तो इंट्रांजिटिव। सिंपल, ठीक। तो वही मैंने बताया था, द वर्ब विच इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना, असर दिखाई देगा। जैसे अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब, शी सिंग्स अ सॉन्ग, ही बर्न्स द कैंडल, उसने कैंडल को जलाया, उसने गाने को गाया, है ना, असर दिखाया। इसने गाया, क्या गाया पता ही नहीं, लेकिन गाने को गाया तो गाने पे असर हो गया, तो भाई ये देखो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। तो क्रिया का असर किसी चीज पर दिखेगा, होगा तो हमारे लिए वो ट्रांजिटिव, असर नहीं दिखेगा, नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव। क्लियर? समझ गए? वही सारे एग्जांपल्स यहां भी आप देखोगे। द प्यून रिंग्स द बेल, प्यून ने बजाया बेल को। ही ब्रोक द ग्लास, ब्रोक किया ग्लास को, यानी ब्रोक किया तो ग्लास टूट गया, यानी ब्रोक करने का असर ग्लास पर दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे लिए? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहां देखो, शी सिंग्स, उसने गाया, अब असर ही नहीं दिखाई दे रहा है। द फायर बर्न्स, आग जली, असर ही नहीं दिखाई दे रहा है। द फायर बर्न्स एंड प्रोड्यूस हीट, अब इसमें असर दिख रहा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया होगा? ओके, ठीक है। तो यही है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो स्टूडेंट, ये रही हमारे डीएलएड की ग्रामर की सेकंड क्लास। अब आपसे हम मिलेंगे डीएलएड ग्रामर की तीसरी क्लास में, तो वो क्लास जरूर मिस ना करें। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जाकर चेक करोगे, आपको पूरी क्लास मिल जाएंगी। तो ऐसी डीएलएड ग्रामर की फुल पीडीएफ, डीएलएड ग्रामर के सारे नोट्स, सब कुछ आपको मिल जाएंगे हमारे पूरे कोर्स में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से भी कर सकते, कोर्स परचेस कर लो सीधा सीधा। आपको उसमें मिलेगा क्या? नोट्स, आपको उसमें मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको उसमें मिलेगा क्या? क्वेश्चन आंसर्स, आपको उसमें मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपको मिलेगा क्या? गेस्ट पेपर्स, बहुत कुछ मटेरियल मिलने वाला है आपको 30% ऑफ के साथ।
साथ। जी हाँ, तो हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर रखें, क्योंकि हमारे वीडियो की क्लासेस की लिंक आपको नोटिफिकेशन तभी जाएगी जब आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखेंगे, वरना आप बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे, एग्जाम से नोटिफिकेशन वगैरह मिस हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।